हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस कहानी में। मेरा नाम कल्पना है। मुझे ससुराल आने के बाद अपने पति की सच्चाई पता चली थी कि उनके नाम से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर पैसों के लालच में आकर मैं अपने ससुर पर अपने हुस्न का जादू चलाने लगी। मैं उनके सामने इस तरह के कपड़े पहन कर जाती थी जिससे कि मेरा आधा तन बदन दिखता रहता था, और फिर एक रात में ससुर के कमरे में अपनी नाइट गाउन पहनकर पहुंच गई। और फिर जैसे ही मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ी, वो तो अपना घोड़ा सहलाने लगे। मेरा नाम कल्पना है। आज मैंने नीले रंग का गाउन पहन रखा था जो कि फुल सेलेब्स थी। उस गाउन में मैं देखने में बहुत ही कड़कदार लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई आसमान से उतरी हुई चमकती बिजली हूँ। मैंने आईने के सामने जाकर खुद की नजर उतारी, और फिर जब खुद को आईने में निहारा तो बस खुद को देखते ही रह गए। मेरे डार्क रेड कलर की लिपस्टिक और उस पर खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास था कि आज मेरे ससुर बस मुझे देखते ही रह जाएंगे, और वो मेरे इस रूप को देखकर खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाएंगे। और फिर जब वह मेरे पूरे करीब आ जाएंगे, फिर मैं उनके सामने अपने इस रूप का वो जादू दिखाऊंगी जिसे वो अपने पूरे जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरे इस रूप को देखकर कोई भी मर्द पागल हो सकता था, लेकिन मुझे किसी और मर्द को नहीं बल्कि अपने 55 साल के ससुर को अपने हुस्न के जाल में फंसाना था और उनसे अपना काम निकलवाना था। मेरे ससुर जो 55 साल के थे, काफी समय से अकेले जिंदगी गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी सास बहुत सालों पहले ही उन्हें छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। और अब इस घर में सिर्फ मैं, मेरे ससुर और मेरे पति ही रहते थे। मैं तो कब से ये चाह रही थी कि मैं अपने ससुर को अपने काबू में कर लूं। किसी मर्द को अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं होता है। मैं तो वह चिंगारी थी जो किसी के भी दिल में आग लगा सकती थी, और मुझे पूरा विश्वास था कि आज की रात में अपना मकसद हासिल कर लूंगी और अपने ससुर को अपना दीवाना बनाकर रहूंगी। एक बार वो जैसे ही मेरे हुसैन के जाल में फंसेंगे, खुद ब खुद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी झोली में आ जाएगी। एक बार फिर से अपने हुस्न को निहार कर और खुद अपनी तारीफ करके इस बार मैंने जूस का गिलास उठाया जिसमें मैंने पहले ही नशे की गोलियां डाल दी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर वो आसानी से मेरे काबू में ना आया तो या नशे की गोली मेरा काम आसान कर देगी, फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे इस तरह देखकर मेरे बुढ़े ससुर का क्या हाल होता होगा। मुझे यकीन था वो खुद ही मेरे कदमों में आ बैठेंगे। ये सब कुछ मैं अपने लिए ही तो कर रही थी, अपने खातिर ही तो मैंने उसके बेटे से शादी की थी। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पैसा वह चीज है जो इंसान से कुछ भी कराने को मजबूर कर देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं भी इसी पैसे के पीछे पागल थी, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसा थी, और अब मैं किसी भी हाल में उसे दूर नहीं करना चाहती थी। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ससुर के साथ ही क्यों ना सोना पड़ता, मैं अपने ससुर के साथ वो करने को भी तैयार थी। आज की रात मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जो मैं बचपन से चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मुझे मालूम था कि इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सारे नौकर रात के 10 बजते बजते ही अपने क्वार्टर चले जाते थे और फिर सुबह होने पर ही वापस आते थे। अब मैं जूस का ग्लास लिए छोटे छोटे कदमों से अपने ससुर के कमरे की तरफ जाने लगी। और फिर जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची तो मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो खुद ब खुद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे भाग्य भी मेरा साथ दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे आँखों के आगे अंधेरा छा गया था, क्योंकि मेरे ससुराल में करोड़ों का बंगला, लग्जरी गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस क्या कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था मेरे ससुर का था। और यही एक बात मेरे दिल को चीरने के लिए काफी थी। मैंने इस गलत फहमी में अपने पति से शादी कर ली थी कि वह करोड़पति आदमी है, लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे अपने पति की हैसियत का अंदाजा हो गया था, और अब मुझे अपने इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। काश की शादी से पहले मुझे पता होता कि सब कुछ मेरे ससुर के नाम पर है, और मेरे ससुर मेरे पति से हद से ज्यादा नफरत करते हैं, तो मैं अपने पति की जगह अपने बुढ़े ससुर से ही शादी रचा लेती, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी
और मेरा पति मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वह किसी भी सूरत में मुझे छोड़ने वाला नहीं था और उससे तलाक लेकर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं था। मैं जब शादी करके नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो उसी दिन खाने के टेबल पर मेरे ससुर ने मेरे पति को सब नौकरों के सामने इतनी बातें सुनाई कि मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है। मेरे पति चुपचाप नौकरों के जैसा सर झुकाकर मेरे ससुर की बातों को सुन रहे थे और उसी दिन से मेरे दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि जब इस घर में मेरे पति की कोई हैसियत नहीं है तो भला इस घर में मेरी क्या हैसियत होगी, मेरा क्या सम्मान होगा। लेकिन मेरे ससुर मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखते थे, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने मालूम करने की बहुत कोशिश की और अपने पति से भी पूछा कि आखिर आपके और आपके पिताजी के बीच क्या समस्या है जो वो आपसे इतनी नफरत करते हैं। आखिर आप किस तरह से इस मामले को सुलझा लीजिए। लेकिन मेरे पति मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। मैं चाहती थी किसी तरह ये मामला सुलझ जाए तो खुद ब खुद सारी जायदाद मेरे पति के नाम हो जाती, क्योंकि वो अपने बाप का इकलौता बेटा था। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। मैंने नौकरों से भी इस बारे में बात की, कभी अपने पति को खरीदने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा था। सब यही बात करते थे कि बड़े साहब गुस्से में तेज है और वो छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। और जब मैं अपने पति से इस बारे में बात करती तो मेरे पति अपने आप के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते थे। और जब मैं उन पर जोर देती हूँ तब वो गुस्सा होकर कमरे से बाहर चले जाते थे। और फिर इसी तरह समय गुजर रहा था और मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं इस बड़े से बंगले में छोटे से छोटी चीज के लिए भी तरसने लगी थी, क्योंकि मेरे पति अपने पिता का ही कारोबार संभालना था और उनको एक सीमित अवधि में पगार मिलती थी। उसके पास मुझ पर खर्च के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्हें इतना ही पगार मिलता था जिससे कि हम दोनों की बस जरूरत ही पूरी हो पाती थी। मैं अपने पति से जब भी किसी चीज की जीत करती तो मेरा पति हिसाब किताब लगाने बैठ जाता था कि वह चीज उसकी तनख्वाह से आ भी सकती है या नहीं, और यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने के लिए काफी थी। दिन गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर पैसों की ललक बढ़ती ही जा रही थी। कहने को तो मैं महल में रहती थी, लेकिन मेरी औकात भी नौकरों जैसी ही थी। ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे ना घर में। नौकर मेरी कोई बात घर में अगर किसी का सिक्का चलता था तो वह मेरे ससुर थे। खाना तक उनकी मर्जी से ही बनता था और वहीं सब कुछ ना चाहते हुए भी मुझे खाना पड़ता था। मेरे ससुर के मुंह से जो बात निकल जाती थी वह पत्थर की लकीर बन जाती थी। नौकर उनकी बातों से एक जरा भी इधर उधर नहीं होते थे, क्योंकि सभी को अपनी नौकरी प्यारी थी। माफी की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं थी। सारे नौकर भी मेरे ससुर के आगे थर थर कांपते थे। अब मैं अपने पति से इन सब बातों को लेकर अक्सर झगड़ा करने लगी थी तो मेरे पति कहते थे कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है और तुम गुजारा नहीं कर सकती हो तो हम लोग किराए के घर में चलते हैं। और ये बात सुनकर मेरा दिमाग और भी खराब हो जाता था और फिर मैं खामोश होकर बैठ जाती थी और सोचती थी कि कम से कम रहने के लिए ये आलीशान घर तो मिला हुआ है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने अपने सारे सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती तो मेरी नाक कट जाती। कुछ महीनों में मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर मैं पूरी तरह से जियादात का मजा उठाना चाहती हूँ तो मुझे अपने ससुर का दिल जीतना होगा। मेरे पति को ये बात पसंद आई या फिर ना आए, मेरी नजर में मेरे पति की कोई अहमियत नहीं थी। मैं तो अपने पति से प्यार भी नहीं करती थी। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही इससे शादी की थी। लेकिन मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते थे। भले ही उनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पति अपने प्यार में कोई भी कमी नहीं होने दी थी। उन्हें तो जब भी मौका मिलता मेरे साथ अपने प्यार की कहानी लिखने लगते थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल नरम नहीं होता था, क्योंकि प्यार करने से पेट नहीं भरता है। ये सब केवल किताबों और कहानियों में ही अच्छी लगती है। इस दुनिया में अगर रहना है तो पैसों का रहना बहुत ही जरूरी है, और यही मेरी सोच थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाए, और मैंने यही सोचकर अरमान से शादी की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। शादी करके जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे और मेरे पति को एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। वो छोटा कमरा स्टोर रूम के लायक था, जिसमें ना ही ज्यादा सामान था और ना ही कोई एसी लगा था।
ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर ने तरस खाकर मेरे पति को ये जगह दी है। काश मुझे शादी के पहले ही अपने पति की हैसियत पता चल जाती तो मैं इनसे शादी करने की गलती कभी भी नहीं करती। लेकिन ये गलती सिर्फ मेरी ही थी। मैंने कभी भी मोहित के पर्सनल लाइफ के जानने के बारे में कोशिश नहीं की थी और मैंने कभी मोहित से ये भी नहीं पूछा था कि ये फटरी बांग्ला, ये सब किसके नाम से है। मैं तो सोचती थी कि मोहित इकलौता औलाद है तो ये सब प्रॉपर्टी का मालिक मेरा पति ही होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने ससुर का दिल जीत सकूं और मैं इसके लिए कोशिश भी जारी कर दी थी। मैंने उनका सेवा करना शुरू कर दिया था। उन्हें कभी चाय बनाकर देती, कभी जूस देती तो कभी नए नए तरीके की खाना बनाकर पेश करती। मैं अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहनती कि मेरा आधा शरीर दिखाई देता था, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो मेरे ख्यालों के बिल्कुल ही खिलाफ था। मेरे पति काम से वापस लौटा तो सीधा अपने पिताजी के कमरे में चला गया। मैं अपने पति को मेरे ससुर के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम होगा, क्योंकि आज तक मैंने अपने पति को कभी भी अपने ससुर के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए मुझे बहुत ही अलग सा लगा। लेकिन थोड़ी देर में ही मुझे दोनों के झगड़ने की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। वह दोनों पूरी तरह झगड़ रहे थे। पहले मैंने सोचा कि जाकर पति को रोकती हूँ कि झगड़ा ना करें, नहीं तो वो हमें इस घर से भी निकाल देंगे। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं इन दोनों के झगड़े में मैं अपने ससुर के सामने बुरी साबित ना हो जाऊं, इसलिए मैंने वहां जाना ठीक नहीं समझा और उन लोगों के झगड़ा शांत होने का इंतजार करने लगी। करीब आधा घंटा बाद दोनों बाप बेटा झगड़ा करके अब खामोश हो चुके थे और मेरे पति गुस्से में मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, अपना सामान पैक करो, अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। मैं किराए के घर का इंतजाम करता हूँ और फिर इसी वक्त हम दोनों या घर छोड़कर चले जाएंगे। मैंने अपने पति को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पति के सर पर गुस्सा सवार था और वो मेरी एक बात भी नहीं सुनने लगे और बस एक बात ही कहने लगे कि अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना। और फिर देखते ही देखते उसने मेरा और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सामान बांधकर मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े बंगले से निकल आया। मेरे दिल तो बुरी तरह से बेचैन हो गया था। मैं अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और मेरे पति ने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया था। मैं किसी भी सूरत में इस महल जैसे घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के आगे मजबूर थी। मेरा पति मुझे एक छोटे से घर में लेकर शिफ्ट हो गया और अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वह भी खत्म हो गई और अब तो जिंदगी फिर वापस वही आ गई थी जहाँ से शुरू हुई थी। छोटे से घर से उठकर मैं बड़े घर में पहुँची थी और अब फिर वापस से छोटे से घर में आ गई थी। मेरे और मेरे पति के बीच अब छोटी मोटी बातों पर झगड़ा शुरू होने लगा था। मैं अक्सर उसे कहती थी कि आपने गलत फैसला लिया है। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर कि आपने अपने पिताजी से इस तरह झगड़ा किया। मेरी बात सुनकर मेरा पति खामोश हो जाता और गहरी नजरों से मुझे देखने लगता था। कभी कभी तो मुझे उसकी खामोशी बहुत ही अजीब लगती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि मैं एक हफ्ते के लिए कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। वो चाहते थे कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ और जब वो वापस आए तो मुझे वहाँ से ले आएंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने पति को कह दिया कि मैं अकेली रह सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप से किसी भी तरह का कोई संबंध मत रखना। अगर वो यहाँ पर आए तो उनसे बात करने की जरूरत भी नहीं है। वो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करते हैं और मुझे डर है कि कहीं वो मुझे तेरे खिलाफ ना कर दे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो अच्छा मौका है। अब मैं इस मौके का भरपूर फायदा उठाऊंगी, क्योंकि भी शहर से बाहर जा रहे थे और अब मैं अपने बुढ़े ससुर को अपने जाल में फंसा सकती थी। वो एक मर्द है, कब तक मेरे हुसैन के जादू से बच पाएंगे। अपने के पति की गैर मौजूदगी में मैं आराम से उनके बंगले पर आ सकती थी और ये सब सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरा पति पूछने लगे, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए पति से कहा, बस सोच रही हूँ कि इस बार जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। मेरे मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए और फिर मुझे गले लगाकर कहने लगे, अपना ख्याल रखना, मैं एक हफ्ते में लौट आऊंगा।
और ये कहकर वो अपना सामान उठाकर घर से चला गया। उसके जाते हैं मैं सुकून का सांस ली। इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता था। मेरे पति नहीं, मुझे प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं दिया था, और प्यार का मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ पैसों का। अब मुझे एक बार फिर अपने ससुर के घर जाना था और अपनी किस्मत आजमाना था। शाम के समय में अपना थोड़ा सा सामान लेकर अपने ससुर के दरवाजे पर पहुंच गई। ससुर ने जैसे ही मुझे दिखा बहुत ही हैरान हुए, तो मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि उनका बेटा मुझे तन्हा छोड़कर दूसरे शहर चले गए हैं, और जब तक वो वापस नहीं आते हैं आप मुझे अपने पास रख लीजिए। मेरे ससुर मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगे और फिर अपने नौकर को कहकर मेरा कमरा खुला दिया। मेरे ससुर ने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। अब मुझे बारात का इंतजार था कि जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। रात के 1 बजे में खूब तैयार होकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जिससे मैं नशे की गोली मिलाई थी। मेरा इरादा था कि अगर मेरे ससुर खुद मेरा दीवाना नहीं होते हैं तो मैं उन्हें ये जूस पिला दूंगी, और जब वो नशे के बाद अपना होश खो बैठेंगे फिर मैं उनके साथ अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी, जिसके द्वारा मैं उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे हासिल करती रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये सारा प्लान एक झटके में ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई थी तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे ससुर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ मेरे पति भी मौजूद थे। वह दोनों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मैं खुले बदन ही उनके कमरे में दाखिल हुई थी। और फिर जैसे कि मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी, वो आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ एक टक देखने लगे। ससुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। अरमान को तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे ससुर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखे और कहने लगा, बहू अंदर आओ, दरवाजे पर क्यों रुक गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हो गया हो। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। कुछ देर पहले मैं अपने जीज हुस्न पर इतरा रही थी, और अब अपने पति को सामने पाकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खुद को कहीं छुपा लूं। ऐसा लग रहा था कि जमीन फटे और मैं उसके समझ आऊं। मेरे पति भी धीरे धीरे चलकर अब मेरे करीब आ गए और मेरे आँखों में आंखें डालकर पूछने लगे, ये सब क्या है? मेरी जुबान पर तो ताला लग गया था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मैं फर्श पर जाकर गिर गई, और फिर मेरे पति ने वहीं खड़े खड़े मेरे मुंह पर तलाक के पेपर मार दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति जो मुझसे इतना प्यार करते थे वो मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं। वो तो मेरी मोहब्बत का दीवाना था। मोहित के आंखों में आंसू थे और अब वो मुझसे कहने लगे, मेरे बाप ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी थी और बता दिया था कि तुम सिर्फ पैसों के खातिर मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी और मैंने पापा से यही कहा कि हर गरीब लड़की पैसों की दीवानी नहीं होती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरे पैसे से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फिर पापा ने मुझे कहा कि तुम आजमा कर देख लो, और फिर आज मेरे पापा ने जो बात मुझे कही थी वही सच हुआ। मेरे पापा तुम्हें पहले से ही जानते थे, क्योंकि तुम मेरे पापा के कंपनी में ही काम करती थी, इसलिए उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता थी। पापा ने मुझे कहा था कि तुम सिर्फ पैसों की लालची हो, लेकिन मुझे अपने प्यार का पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने पापा से शर्त लगाया कि मैं पापा को गलत साबित कर दूंगा कि तुम गलत लड़की नहीं हो। तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत है, पैसों से नहीं। पापा मुझसे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए पापा ने मुझे नौकर बना दिया और खुद ही मालिक बन गए। पापा को विश्वास था कि मैं ही गलत साबित होगा, इसीलिए उन्होंने तलाक के पेपर पहले बनवा रखे थे। वह मेरी जिंदगी में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम एक लालची लड़की थी। मुझे लगा था कि मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुझे पहले जैसे ही मोहब्बत करोगी, लेकिन तुम गुजरते वक्त के साथ साथ मुझसे दूर होती चली गई। लेकिन फिर भी मैंने अपने मोहब्बत में कोई कमी ना छोड़ी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीत लेना चाहता था, लेकिन दौलत की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और छोटी छोटी बातों पर मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मेरे पिताजी बार बार मुझे फोन करते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका भरोसा न कर सका। पिताजी ने मुझे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा था कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो
और फिर देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे क्या करती है। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मैंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन ही मैं अपने पापा के पास आ गया। मैं देखना चाहता कि तुम अब क्या करोगी। मुझे विश्वास था कि मेरी मोहब्बत ही जीतेगी, पापा हार जाएंगे। लेकिन पापा की बात सच साबित हुई। तुम यहाँ चली आई और रात अंधेरे में इस तरह कपड़े पहनकर पापा के कमरे तक पहुँच गई। यकीनन तुम्हारा मकसद पापा को अपने जाल में फंसाकर ज्यादा हासिल करने का था। लेकिन जान लो कि मैं और मेरा पापा अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आएंगे। मेरे आँखों पर जो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, आज वो हट चुकी है। अब तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मोहित अब दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मेरे ससुर खामोशी के साथ बिस्तर पर बैठे हुए थे। उन्हें भी अपने बेटे को लेकर बहुत ही तकलीफ हुई थी। उन्होंने अपने बेटे की आंखें जरूर खोल दी थी, लेकिन उनके बेटे का दिल भी टूटा था। मैंने रोते हुए मोहित से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मोहित ने मुझे माफ नहीं किया, बल्कि आंधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपनी माँ के दरवाजे पर चली आई, और आज भी मैं अपनी माँ के दहलीज पर ही बैठी हुई हूँ। मुझे मेरे पति के साथ बिताए हुए हर पल बहुत ही याद आते हैं। काश उस समय मुझे ये एहसास होता कि मेरे पति मुझे सच्ची मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत के आगे दुनिया की कोई भी दौलत फीकी थी। मेरे पति ने मुझे दुनिया के ऐशो आराम और महंगे गिफ्ट तो नहीं दिए, लेकिन अपना प्यार कभी भी कम नहीं होने दिए थे। माँ के घर आने के बाद दूसरे दिन ही मोहित मुझे 8 लाख भेज दिए थे। अब मैं अपनी जिंदगी में तन्हा और उदास हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है कि लालच में आकर कभी भी अपना घर बर्बाद ना करें। अगर दुनिया में कोई चीज कीमती है तो वह है एक ऐसा इंसान जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। होटल मून रात का वक्त था। होटल के कमरा नंबर 125 में एक लड़का बेड पर गिरी हुई लड़की की तरफ बढ़ रहा था। उस लड़की का चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रही थी। घबराहट से उसके होंठ कँपा रहे थे। तो वहीं वह लड़का, जिसकी उम्र लगभग 28 साल की थी, उसकी हाइट 6 फुट 3 इंच थी, गोरा रंग, ब्राउन आँखें जिसमें बला की ब्राइट थी, हल्की सी वियर्ड। उसने वाइट कलर की टाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसकी फिट बॉडी के सारे कट्स साफ नजर आ रहे थे। ब्लैक जींस, हाथ में ब्रांडेड वॉच, तीखी नाक, गुलाबी सॉफ्ट होठ, जिनका वह उस लड़की को देखकर अपने दांतों से दबाए जा रहा था। वह काफ़ी गुड लुकिंग था, चार्मिंग था। लड़कियां एक बार देखती तो दीवानी हो जाती। यह था इस शहर का जाना माना रईसजादा बिजनेसमैन रणवीर ओबेरॉय, जिसे सब RA बोलते थे। दिल्ली का सबसे अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पर उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सब उसके ख्यालों से ही उससे कांपते थे। उस वक्त वह लड़की उसके सामने रोए जा रही थी। उसे रोकने की कोशिश किए जा रही थी, पर वह आज तक किसी का कहना माना ही नहीं था। तो फिर वह लड़की का क्या ही सुनेगा। रणवीर के माथे पर कोई सिकन नहीं था। एक डेविल स्माइल उसके होठों पर साफ नजर आ रही थी, जैसे उसके अंदर का जुनून बाहर आ चुका था। उस लड़की ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, देखो रणवीर, यह आप बहुत गलत कर रहे हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। रणवीर बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ बढ़ते हुए सेडक्टिव वॉइस में बोला, तो जिद है मेरी, जिद है तुझे पाने की, बस तलब है खुद में संभालूं तुझे, बस इतनी सी चाहत है, सांस न लूं एक पल तुझ बिन, बस इतनी सी हसरत है, तो जिद है मेरी। यह कहते हुए वह लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह लड़की घबरा कर पीछे खिसकने लगी। रणवीर ने उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और खुद बेड पर उसके ऊपर गिर गया। उस लड़की ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। रणवीर ने अपनी फिंगर उसके गाल पर टच करते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, वाह
ओहो कॉम ऑन यार, इतना भी क्या घबराना मुझसे। यह कहते हुए वह एक टच उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। उस लड़की ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, रेड ब्लाउज और स्ट्रेट लॉन्ग ब्राउन हेयर जो कि उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, और कुछ बाल जो उसके चेहरे पर आकर उसे और खूबसूरत बना रहे थे। ब्लू और बड़ी बड़ी आईज में आंसू भरे हुए थे जो कि उसे और भी बहुत ज़्यादा मासूम बना रहे थे। तीखी नोज, रोज पिंक होठ, जिन पर पिंक लिप ग्लॉस लगा हुआ था जो घबराहट से लर्ज रहे थे, जिन्हें देखकर रणवीर की प्यास और भी बढ़ रही थी। यह थी हमारी इस कहानी की क्यूट सी हीरोइन, जिसका नाम आरुषि आर्या था, जो कि 20 साल की थी। रणवीर ओबेरॉय ने अपनी उंगली आरुषि के होठों पर रब करते हुए कहा, क्या यार क्यूटी, इतना क्यों तरसा रही हो? यह खूबसूरती मेरे लिए ही तो है ना। यह कहते हुए रणवीर ने आरुषि की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और आरुषि ने अपनी पूरी जान लगा करके रणवीर को धक्का मारा और बेड से उतरकर दूर रणवीर से मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। फिर डरती हुई आवाज़ में बोली, आप हमारे रिश्ते का सच जानकर भी मुझे छूने जैसी इतनी गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हैं? कैसे नज़रें मिलाओगे खुद से? रणवीर ने देखा आरुषि खुद में ही सिमटी हुई थी तो वह मुस्कुराते हुए खुद से बोला, उफ ब्यूटी, तुम भी कमाल की हो ना। जब लड़कियां खुद में ऐसे सिमटती है ना, बाय गॉड, उसका मज़ा ही अलग होता है। कहते हुए रणवीर धीरे से आरुषि के पीछे जाकर उसे हक कर लिया, उसकी गर्दन पर अपनी ठुड्डी रख दी जिससे कि वह खुद में सिमटने लगी। तभी रणवीर ने कहा, देखो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानने वाला हूँ। मेरा और तुम्हारा रिश्ता चाहे जो भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हर हाल में, उसके लिए चाहे मुझे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े तुम्हारे साथ। रणवीर की बातें सुनकर आरुषि कांपने लगी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, रणवीर, आपको ना का मतलब समझ नहीं आता है, छोड़िए मुझे। रणवीर बिना कोई जवाब दिए आरुषि की बैक पर किस करने लगा और आरुषि ने जैसे ही भागने की कोशिश की, रणवीर ने पीछे से उसका साड़ी पकड़कर खींच लिया, जिससे कि वह सिर्फ स्ट्रैप वाली ब्लाउज पहनी हुई थी। पल्लू नीचे गिर गया, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। रणवीर आरुषि के नज़दीक गया, फिर आरुषि को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, क्या फ़ायदा वह जीत करके ब्यूटी, जो पूरी ही ना तुम्हारी हो सके। आरुषि हसरत भरी नज़रों से रणवीर को देख रही थी कि शायद इस डेविल को उस पर तरस आ जाए, पर डेविल तो डेविल होते हैं ना, उन्हें किसी पर तरस नहीं आता है। रणवीर ने फिर से आरुषि को बेड पर उतार दिया और अपनी शर्ट उतारकर फर्श पर फेंक दिया। उसने आरुषि को अपनी बाहों में खींचकर कहा, कितनी भी कोशिशें कर लो, सब बेकार जाएगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही मेरे हवाले कर दो खुद को। आज यकीन मानो, इस रात को हमेशा के लिए यादगार बना दूंगा मेरी क्यूटी। आरुषि ने मिन्नतें भरे लहजे में कहा, रणवीर प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ रणवीर, मुझे जाने दो ना। यह बोलते हुए वह डर से कांप रही थी, पर लस्ट में डूबा हुआ रणवीर ओबेरॉय, उसे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रणवीर ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए आरुषि के लबों पर अपने होठ रख दिया और उन्हें सॉफ्टली किस करने लगा। जहां आरुषि की आंखें बेबसी के आंसू बहा रहे थे, वहीं रणवीर की जैसे रूह तक सुकून भर गया था। वह उसे धीरे धीरे किस कर रहा था, तो वहीं आरुषि अभी अपने हाथ पांव मार रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सब कोशिशें उसकी बेकार थी, क्योंकि वह रणवीर हट्टा कट्टा नौजवान था और वह कहाँ एक फूलों की कली थी। उस जैसी मासूम लड़की उसके सामने उसका एक भी नहीं चलने वाला था, पर फिर भी वह उसके सामने कोशिश किए जा रही थी। धीरे धीरे रणवीर अपनी हद पार करते जा रहा था। जब उसने आरुषि की पूरी बॉडी पर किस करना शुरू कर दिया, तभी आरुषि ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज सबको बता दूंगी। इतना सुनकर के वह गुस्से से लाल आंखों से आरुषि को देखने लगा
और आरुषि उसकी आंखों को देखकर समझ गई कि रणवीर इस वक्त बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है और वह कुछ नहीं बोली। वही रणवीर अभी गुस्से वाली आंखों से ही और आरुषि को देखे जा रहा था। अब उसे खुद पर भी कंट्रोल नहीं था। फ्लैशबैक। रणवीर ओबेरॉय की लग्जरी गाड़ी ओबेरॉय एम्पायर के सामने आकर रुकी। एक गार्ड ने गाड़ी का डोर खोला तो रणवीर ओबेरॉय बाहर निकला। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहने हुए था। आंखों पर ब्लैक चश्मा, हाथ में वॉच जिसमें वह बेहद ही हैंडसम लग रहा था। तेज़ी से चल कर के वह ओबेरॉय एम्पायर में एंटर हुआ। उसके चेहरे पर उस वक्त भारी गुस्सा था। ब्राउन आंखें जो गुस्से से दहकी हुई थी, लिप गुस्से से सिकुड़े हुए थे। उसके पीछे 5 से 6 लोग तेज कदमों से चल रहे थे। उन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जैसे ही अंदर एंटर हुआ, पूरा स्टाफ उसे देखते ही खड़ा हो गया। उन सब के सर झुके हुए थे, चेहरे पर दहशत आ चुकी थी, सबका रंग काला पड़ चुका था। तभी उसमें से एक लड़की मोना ने अपने बराबर में खड़े लड़के रिसु से कहा, बॉस के तेवर देखकर लग रहा है आज किसी की तो सामत आने वाली है। रिसु बोला, हाँ मैंने सुना है कि आज कोई बड़ी डील क्रैक होने वाली थी एक कंपनी के साथ, वह कैंसिल हो गई। रिसु की बात सुनकर के मोना ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन आज तक रणवीर सर की ऐसी कोई डील नहीं रही जो क्रैक न हुई हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। रिसु धीरे से मोना के कान में बोला, अरे मैंने सुना है बॉस उस कंपनी के साथ बहुत गलत और कुछ बड़ा करने वाले थे। इस बात की खबर उन कंपनी के काम करने वाले एक वर्कर को लग गई थी। सुना है वह आदमी ईमानदार निकला। उसने उस कंपनी को वार्न कर दिया, जिसकी वजह से यह डील कैंसिल हो गई। मोना ने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख ली। उसने अपने माथे पर आई पसीने की कुछ बूंदे को साफ करते हुए कहा, अब तो ना उस आदमी की खैर है और ना ही उस कंपनी की। उसका तो भगवान ही अब मालिक है। अब जाने क्या होगा उस आदमी के साथ। रणवीर ओबेरॉय सबको इग्नोर करते हुए सीधा लिफ्ट में चला गया और फिर सीधा अपने कैबिन के पीछे से एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलकर वह सारे आदमी और रणवीर एक सीक्रेट रूम में एंटर हुए जो काफ़ी बड़ा था। वहाँ एक बड़ी सी चेयर लगी हुई थी। वहाँ पर कुछ डेंजरस चीज़ें भी थी, जैसे कुछ चाकू, गन, मिट्टी का तेल और भी बहुत सारी। वहाँ पर एक टब भी रखा हुआ था जिसमें गर्म खौलता पानी उबल रहा था। वह एक सीक्रेट गोदाम था। वहाँ ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक लगभग 40 साल का जिसका नाम जगदीश पांडे और वहाँ यह वही उस कंपनी का मालिक है, और दूसरा लगभग 51 साल का आदमी। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसके चेहरे पर हल्का खत था। देखने में ही वह बेहद ही शरीफ लग रहा था। उसका नाम था ब्रिजमोहन आर्या। उन दोनों आदमी को खंभों से लगाकर हाथ पीछे करके बांध दिया गया था। उन्हें बुरी तरह से पीटा भी गया था। रणवीर ने उनकी तरफ देखते हुए अपने सिगरेट सुलगाई और धुआं उड़ाने लगा। अचानक से रणवीर का गुस्सा एक स्माइल में बदल गया और तभी वह स्माइल तेज हंसी में बदल गई और रणवीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रणवीर ने सिगरेट को आइस ट्रे में मसल दिया, फिर अपने एक आदमी को इशारा किया। वह आदमी जगदीश के हाथ पांव खोलकर उसे रणवीर के सामने पटक दिए। रणवीर ने जगदीश पांडे के बाल पकड़कर उसकी गर्दन को जोर जोर से खींचते हुए कहा, बोला था ना प्यार से डील कर ले, पर तू इस ब्रिजमोहन आर्या की बात में आ गया। तू तो सोच, अफसोस अब तुम्हें मेरी डार्क साइड का सामना करना पड़ गया ना। रणवीर की बात सुनकर के जगदीश तो कांपने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यह डील करने को रेडी हूँ। प्लीज़ प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए जगदीश गिड़गिड़ा रहा था। रणवीर ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसे ज़मीन पर धक्का देकर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उठा और चलते हुए वह ब्रिजमोहन जी के पास आकर और रुक गया। फिर उनकी आंखों में देख कर के बोला, तेरी वजह से हुआ है ना ये सब बुड्ढे, तेरा नंबर भी आएगा, पहले इस जगदीश के बच्चे से तो निपट लो। रणवीर की बात सुनकर के ब्रिजमोहन जी का चेहरा डर से भर गया।
पर उनके चेहरे पर कोई भी मलाल नहीं था, क्योंकि वह जानते थे उन्होंने एक नेक काम किया है, इसीलिए वह चुप ही रहे। रणवीर ने अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने रणवीर को कुछ पेपर्स को दे दिए। रणवीर वापस उस चेयर पर आकर बैठ गया और वह पेपर सामने पड़े टेबल पर रख दिया और जगदीश से कहा, साइन कर इस पेपर पर। जगदीश ने अपने कांपते हाथों से वह पेपर उठा लिया और उनको पढ़ने लगा। तो वहीं रणवीर ने कहा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। तुम अपना पूरा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो, वह भी अपनी खुशी से। यह बोलते हुए एक डेविल स्माइल उसके होठों पर आ गई थी। जगदीश ने कपकपाती आवाज़ में कहा, पर आपको तो बिजनेस डील करनी थी ना, फिर प्रॉपर्टी क्यों? जगदीश के इस सवाल पर रणवीर ओबेरॉय की ब्राउन आंखें बड़ी बड़ी और गहरी हो गई थी, जो कि सिकुड़ गई और सफ़ेद मोती जैसे दांत आपस में टकरा गए। वह दांत पीसते हुए जगदीश का गला पकड़ा और उसे ज़ोर ज़ोर से खींचते हुए, जिसे जगदीश का दम घुटने लगा। उसकी यह हालत देखकर बृजमोहन जी के माथे पर भी पसीने की बूंदें भर आई थी। रणवीर ने सर्द आवाज़ में कहा, तब बात बिजनेस की डील की थी, पर अभी बात मेरी जीत पर आ गई है, तभी तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सॉरी। हाँ, और तुमने साइन नहीं किया तो तुम जानते हो कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं। यह कहते हुए वह बेहद ही खतरनाक लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरुषि बेचैनी से इधर से उधर टहले जा रही थी, क्योंकि आरुषि बृजमोहन आर्या की ही बेटी थी। उसने वॉच को देखते हुए कहा, डैड कहाँ रह गए आप तो 5 बजे तक ऑफिस से आ जाते थे, अभी तो 6 बज गए, क्यों नहीं आए आप? अभी तक कॉल भी नहीं लग रही है। और कहे जा रही थी, डैड आप कहाँ रह गए? अब तो जल्दी से घर आ जाइए ना, काफ़ी देर हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है ना, आपके बिना मैं इस घर में नहीं रह पाती हूँ। आप कहाँ हैं डैड? बेचैनी से आरुषि का बुरा हाल था। वह बार बार कॉल ट्राई कर रही थी अपने डैड को, पर उनका भी नंबर ऑफ आ रहा था। उसने बेचैन होते हुए खुद से कहा, डैड आप भी ना ज़रा एक बार आ जाइए, ऐसी क्लास लगाऊंगी ना आपकी, फिर कभी परेशान नहीं करेंगे, मुझे परेशान करके रख देते हैं। उन्हें पता है कि उनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आरुषि बृजमोहन आर्या की बेटी थी और एक बेटा था, उसका नाम शुभ आर्या था। आरुषि की मां शुभ को जन्म देते हुए ही गुजर गई थी। पत्नी के मरने के बाद भी बृजमोहन जी ने दूसरी शादी नहीं की और उन्होंने अपना सब कुछ आरुषि और शुभ को ही मान लिया था, उनके लिए ही जीने लगे थे। बृजमोहन जी आरुषि की माँ और बाप दोनों बनकर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी निभाते थे। वह तीनों एक दूसरे की ताकत थे तो तीनों एक दूसरे की कमजोरी भी थे। तभी आरुषि का फ़ोन बजा। आरुषि ने देखा फ़ोन पर रूहान का नंबर फ्लैश कर रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा, रूहान अच्छा हुआ कि तुमने कॉल की, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आरुषि की घबराई आवाज़ सुनकर के रूहान भी थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? इतनी टेंशन में क्यों हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? आरुषि ने घबराई आवाज़ में कहा, वह डैडी अभी तक घर नहीं आए हैं, 5 बजे तक ऑफिस से आ जाते थे, मगर आज अभी तक कुछ उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वह कहाँ है। शुभ भी बहुत परेशान हो रहा है, वह तो रोए जा रहा है डैडी के बिना। यह कहते हुए उसका दिल लगातार घबराए जा रहा था। रूहान ने कहा, रिलैक्स, सबसे पहले खुद को शांत करो, टेंशन लोगी तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले यह बताओ कि तुमने उनके ऑफिस कॉल की? आरुषि ने कहा, हाँ की थी कॉल। उन्होंने बोला कि वह आज ऑफिस ही नहीं आए हैं। आसपास की हर जगह मैंने उन्हें ढूंढा, वह कहीं भी नहीं मिले। आरुषि की बात सुनकर रूहान भी टेंशन में आ गया। उसने आरुषि को समझाते हुए कहा, देखो तुम परेशान मत हो, जहाँ भी तुमको लगता है तुम वहाँ ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ और मैं पुलिस स्टेशन भी जाता हूँ, वह लोग ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। आरुषि ने हाँफते हुए आवाज़ में कहा, हाँ ओके। आरुषि ने कॉल डिस्कनेक्ट की और तेज़ी से घर से निकल गई, पर वह भूल चुकी थी कि घर में शुभ भी है। वह शुभ चिल्लाते हुए कहने लगा, दीदी मुझे तो ले लो ना साथ में,
पर आरुषि कहने लगी, शुभ मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, तुम यहीं रहो ना। पर शुभ कहाँ मानने वाला था, वह तो अभी 8-9 साल का था ही। आरुषि कहने लगी, अच्छा तुम बगल में आंटी के पास रह जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी तो डैडी को ढूंढ नहीं पाऊँगी। इतना कह करके वह बगल में कल्याणी आंटी के पास गई। उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, क्या हुआ है आरुषि बेटा। आरुषि कहने लगी, आंटी थोड़ा शुभ को आप कुछ देर के लिए संभाल लेंगी, मैं कुछ टाइम में आ रही हूँ। डैडी अभी तक नहीं आए हैं, मैं देखती हूँ कि कहाँ है वह। इतना सुनकर कल्याणी जी कहने लगी, कोई बात नहीं है बेटा, मैं शुभ को रख लेती हूँ और कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। आरुषि कहने लगी, नहीं आंटी आप अभी शुभ को ही रखिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कह कर के शुभ को कल्याणी जी के साथ में छोड़कर आरुषि वहाँ से निकल गई। यह बता दूँ कि कल्याणी जी आरुषि की पड़ोसी है और वह आरुषि के मॉम डैड के शादी के वक्त से ही उन्हें जानती है। इसके वजह से वह बहुत ही अच्छी तरह से उनके परिवार के साथ घुल मिल गई थी और वह बहुत ही अच्छी औरत थी, हमेशा आरुषि और उसके परिवार की हेल्प करती थी। तो वहीं रूहान भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया था। अब आप लोगों को यह सोच हो रही होगी कि यह रूहान कौन है। तो रूहान कौन है इसके बारे में इस कहानी के आगे आपको पता चल जाएगा कि रूहान है कौन। वहीं दूसरी तरफ वही रणवीर का टॉर्चर मिशन अभी भी ऑन था। जगदीश ने अपने टूटे लहजे में कहा, मैं यह कैसे साइन कर सकता हूँ, मेरी फैमिली मेरे काम से चलती है, इसको साइन करने के बाद मैं सड़क पर आ जाऊँगा और मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। मेरे बच्चे के सर से छत नहीं रहेगी, रहम करें, मेरे बच्चे भीख मांगने पर आ जाएंगे। जगदीश की बात पर रणवीर मुस्कुराने लगा। फिर जगदीश को देखते हुए बोला, यही तो मैं चाहता हूँ, अगर तूने साइन नहीं किया तो। इतना बोल करके रणवीर बिना जगदीश को मौका दिए हुए ही जगदीश का सर पकड़ करके उसे गर्म पानी के टब में डाल दिया, जिससे कि जगदीश की चीख निकल गई। वहाँ खड़े सभी लोगों ने खौफ से आंखें बंद कर ली। जगदीश तड़प रहा था पर रणवीर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। करीब 1 मिनट के बाद रणवीर ने उसका मुंह बाहर निकाला तो बस लोगों ने घबराकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसका चेहरा गर्म पानी से बुरी तरह से जल चुका था। तभी रणवीर ने भारी आवाज़ में कहा, अभी शायद तुम जान चुके होगे कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। अभी साइन कर दो और अगर नहीं किए तो यही हाल तुम्हारे बेबी बच्चों का भी होगा। जगदीश की हालत बुरी हो चुकी थी, वह डर से कांप रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आकर फंस गया है इस नरक की दुनिया में। यह तो बिल्कुल शैतान है, शैतान। उसने उखड़ती सांसों के बीच पेपर्स पर साइन कर दिया। रणवीर ने एक गहरी सांस भरी और ठंडी आवाज़ में कहा, मैं चाहता नहीं किसी के साथ गलत करूं, पर यह लोग मेरी जीत जगा देते हैं और बात जब मेरी जीत पर आ जाए तो मैं रणवीर ओबेरॉय हर हाथ पार कर जाता हूं। आई बात समझ में? सारे लोग चुपचाप खड़े थे। फिर रणवीर के इशारे पर 2 गार्ड जगदीश को अस्पताल लेकर गए, पर वहीं 2 गार्ड्स रणवीर के इशारे पर बृजमोहन को रणवीर के सामने लाकर पटक दिए। रणवीर ने बृजमोहन की तरफ देखा तो उसके पैर में पड़े हुए थे। उनके चेहरे पर डर था जो साफ नज़र आ रहा था। उसने एक आदमी को इशारा किया, वह एक चेयर लेकर आया। रणवीर ने उनको कंधे से उठाया और चेयर पर बैठा दिया। फिर उसने शायराना अंदाज में कहा, जिद में अपनी दुनिया को मिटा दूँ, हद से बढ़ जाऊँ, खुद को भी जला दूँ, मत जगाओ पागलपन मेरा, जिद में आ जाऊँ तो खुद को भी मिटा देता हूँ। कहते हुए उसकी आवाज़ में एक पागलपन सा नजर आ रहा था जो सभी को चौंका रहा था। उसने बृजमोहन जी से कहा, मिस्टर बृजमोहन, मैं जानता हूँ कि आप जगदीश की कंपनी में अकाउंटर संभालते हैं और मैंने यह भी सुना है कि आप बहुत नेक और ऑनेस्ट हैं।
तो अभी आपको क्या सज़ा दी जाए। कहते हुए वह इधर से उधर टहलने लगा। उसके बोले लफ्ज़ सुनकर बृजमोहन जी अंदर ही अंदर टहल रहे थे। उनके साथ शायद जगदीश से भी बुरा बर्ताव होगा। उन्होंने कांपते हुए आवाज़ में कहा, सर मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं वहाँ काम करता था तो उनको सही और गलत बताना मेरा फ़र्ज़ था। मैं तो बस अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था और मैं हमेशा ही अपनी ईमानदारी से ही ड्यूटी करना चाहता हूँ। तभी ज़ोर से चिल्लाते हुए एक आवाज़ आई, चुप, एकदम चुप। इससे पहले कि बृजमोहन जी अपनी बात पूरी करते, रणवीर इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक से गए थे और उनका दिल दहल गया था। फिर वह ऊंची आवाज़ में बोला, ईमानदारी यही सबसे प्यारी है ना तुमको? तो अब तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम मेरी कंपनी का अकाउंट संभालोगे, मेरे यहाँ काम करोगे। यह कहते हुए वह बृजमोहन के सामने आकर खड़ा हो गया। बृजमोहन जी सोच में पड़ गए कि यह क्यों मुझे अपनी कंपनी में रखना चाहता है। उसको यूँ सोच में डूबा हुआ देख करके रणवीर कहा, क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर बृजमोहन जी? यही ना कि मैं आपको सज़ा में जॉब ऑफ़र क्यों कर रहा हूँ। कहते हुए रणवीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, सामने आया और चेयर पर बैठ गया। बृजमोहन के मुंह पर झुककर उनका जबड़ा जोर से खींचते हुए दहशत से बृजमोहन जी की आंखों में आंसू बहने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। अचानक से वह हंसी तेज गुस्से में बदल गई। रणवीर ने बृजमोहन जी का मुंह जोर से खींचते हुए कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ काम करना इतना आसान नहीं है। ईमानदारी का ढोंग करते हो ना। आज के बाद बेईमानी ही तुम्हारा काम होगा। हर दिन लोगों के साथ बेईमानी करनी होगी। जितने भी डील क्रैक होगी, जितने भी लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जितना भी पैसा उनका होगा, उनमें से एक हिस्सा अमाउंट का तुम्हें चोरी करना होगा। हर दिन तुम अपना ईमान ख़राब करोगे, लोगों को धोखा दोगे। यह कह कर के झटके से उसने बृजमोहन जी की गर्दन छोड़ दी। बृजमोहन जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उन्होंने टूटी सांसों के बीच कहा, पर यह पाप है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लोग मुझे मेरी ईमानदारी से पहचानते हैं। मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। इस बार बृजमोहन जी की बोली हुई बातों से रणवीर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि धीरे से मुस्कुरा कर बोला, तो यही तो मेरा पॉइंट है ना मिस्टर बृजमोहन। आप बेईमानी करते जाओ, हो सकता है मैं और काम भी करवा लूँ तुमसे, जैसे कि लोगों का डर करना या फिर कुछ और। उसकी बात सुनकर के बृजमोहन जी की हालत ख़राब हो गई थी। रणवीर ने बृजमोहन की आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और वैसे भी अगर इस बार तुम्हारे मुंह पर ना आई तो मैंने पता लगाया है कि तुम्हारी एक बेटी है उसका, और वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। इतना सुनते ही बृजमोहन जी फ़ौरन से बोले, नहीं, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, पर मेरी बेटी को नहीं। इससे पहले रणवीर अपनी बात पूरी कर पाता, बृजमोहन जी बीच में ही बोल पड़े और फिर खुद ही सिसक पड़े। ईमानदारी जो उनके गर्व था, आज मजबूरन उनको बेचना पड़ गया था। रणवीर मुस्कुरा दिया। उसने बृजमोहन जी का गाल थपथपाकर स्वीट वॉइस में कहा, गुड डिसीजन। अभी घर जाओ, आपकी बेटी वेट कर रही होगी। और हाँ, गलती से भी किसी को बताना नहीं जो आज यहाँ हुआ है ना, वरना उसी दिन आपकी बेटी। हाँ, बाकी आप समझदार हैं। बृजमोहन जी ने ज़ोर से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। रणवीर के इशारे से बृजमोहन जी को पीछे के रास्ते से जो एक जंगल में निकलता था उसे निकाल दिया गया। बाहर निकल कर के वह बुरी तरह से भागने लगे। यह सब उन्हें एक डरावने सपने की तरह लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरुषि और रूहान हर जगह बृजमोहन जी को ढूंढ लिया था, मगर बृजमोहन जी कहीं भी नहीं मिल रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी उन्हें ढूंढते। रूहान ने कहा, आरुषि काफ़ी देर हो गई है हमें अंकल को ढूंढते हुए, वह कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, घर जाकर के अंकल को मैं ढूंढ लूँगा। आरुषि गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? रूहान, मेरे डैडी गायब हैं, ऐसे में आराम करो। जब तक वह नहीं मिल जाते मैं चैन से नहीं बैठ सकती हूँ, समझे तुम?
यह बात सुनकर के रूहान कहने लगा, आरुषि तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं सही कह रहा हूँ। शायद हो सकता है कि अंकल घर चले गए हों और हम इधर घूम रहे हैं। आरुषि यह बात सुनी तो कहने लगी, तुम सही कह रहे हो, और वह घर के लिए निकल जाती है। रूहान कहने लगा, तुम घर पहुंचकर फ़ोन करना। रूहान को इस वक्त आरुषि की बहुत फिक्र हो रही थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को दिलो जान से मोहब्बत जो करते थे। जी हाँ, आरुषि और रूहान एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। रूहान ने आरुषि का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए प्यार से कहा, 4 घंटे से तुम बाहर घूम रही हो, तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ अंकल को। यह बात सुनकर के आरुषि मान जाती है और वह घर की तरफ चल पड़ती है। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे रूहान और आरुषि को एक दूसरे से कैसे मोहब्बत हुई है यह जानेंगे। आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।